ये ब्रह्मांड, पृथ्वी और हम मनुष्यों का अस्तित्व एक दिन एक एकाकी बिंदु में समाहित हो जाएगा। हम सभी का अस्तित्व वास्तव में एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस ब्रह्मांड का अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाएगा और ये सब कुछ एक बिंदु में समाहित हो जाएगा, वो बिंदु जिसके बारे में आज हम मनुष्य जानते तो हैं, लेकिन ये कैसे बना, क्यों बना, इन सारे रहस्यों से पूर्ण रूपेण पर्दा शायद आज तक नहीं उठ पाया है। शायद आप सब समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे बात कर रही हूं ब्लैक होल के बारे में, उस बिंदु के बारे में जहां पर प्रकाश भी जाकर वापस नहीं लौटता। और इस ब्लैक होल की उत्पत्ति के लिए, इस ब्लैक होल के सिद्धांत को मनुष्यों को बताने के लिए हम अनेकों वैज्ञानिकों को श्रेय देते हैं। इन महान वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के साथ अंतरिक्ष से जुड़े हुए अनेकों रहस्यों से हम मनुष्यों के लिए पर्दा उठाया है और अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के न जाने कितने मार्गों को हमारे लिए प्रकाशित किया है। परंतु इन सभी के बारे में बात करते हुए, ब्लैक होल की चर्चा करते हुए, हम एक ऐसे महान वैज्ञानिक को श्रेय देना भूल जाते हैं जिसने ब्लैक होल के संबंध में, जिसने तारों के जीवन के बारे में एक बहुत ही बड़ा सत्य इस दुनिया के सामने रखा। परंतु शायद वो उस स्तर की प्रसिद्धि नहीं पा पाए जिस स्तर के उनके शोध थे। मैं बात कर रही हूं श्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। हेलो एवरीवन, मैं हूं अपूर्वा राजपूत। आप भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के लिए मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। आज हम सभी भूगोल के अंतर्गत तारों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को मैंने कई बार यह पढ़ाया है कि तारों की जनक है निहारिका, स्टार्स का जनक है नेब्यूला। नेब्यूला या निहारिका गैसों का एक बादल होता है और उसी गैसों के बादल के संगठित होने के परिणाम स्वरूप तारे बनते हैं। हम सभी जानते हैं कि तारों के पास अपना ईंधन है, तभी तो तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा है। जैसे कि हमारे सूर्य में क्या होता है, हमारे सूर्य में हाइड्रोजन के दो अणुओं के माध्यम से क्या बनती है, हीलियम। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारा सूर्य है वह हमारे सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। हमारे वैज्ञानिक ये भी बहुत पहले से जानते हैं कि जब तारों का ईंधन खत्म हो जाता है, उसके बाद जब तारों की मृत्यु होती है, जिसे हम डेथ ऑफ स्टार कहते हैं, ये कैसे होती है? तारों का ईंधन खत्म हो गया, तारों के अंदर से लगने वाला जो न्यूट्रॉन बल है वो खत्म हो गया, तो क्या होता है? अब तारों पर लगता है तो केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल। पहले यह गुरुत्वाकर्षण बल तारों के आंतरिक बल की अपेक्षा अधिक नहीं था, लेकिन जब यह गुरुत्वाकर्षण बल तारों के आंतरिक बल के बराबर हो जाता है, तब क्या बनता है? तब बनता है एक व्हाइट ड्वार्फ। और डेथ ऑफ द स्टार को यही कहा जाता है कि एक स्टार अंत में एक व्हाइट ड्वार्फ बनता है। लेकिन पहले हमारे वैज्ञानिक ये नहीं जानते थे कि एक तारा एक सुपरनोवा का रूप भी ले सकता है और एक न्यूट्रॉन स्टार के साथ ब्लैक होल भी बन सकता है। और जब चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इस दुनिया को इस बारे में बताया तो लोगों ने जैसे उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल भी बन सकता है। वास्तव में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1930 के समय ये तो जानते थे कि एक तारा व्हाइट ड्वार्फ के अलावा भी कुछ बन सकता है, पर वो ये नहीं जानते थे कि व्हाइट ड्वार्फ के अलावा तारा जो कुछ और बनता है उसे क्या कहेंगे। चलिए, अब चंद्रशेखर ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल बनने के लिए या फिर एक तारे के व्हाइट ड्वार्फ के अलावा कुछ और बनने के लिए जो मर्यादा, जो सीमा दी, उसे आज हम और आप चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर लिमिट के बारे में आपके साथ बहुत ही ज्यादा गंभीरता और गहराई से चर्चा करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को ब्रिटिश भारत के लाहौर में हुआ। जिनके पिता रेलवे में एक अधिकारी थे तो माँ वास्तव में एक विदुषी थी। इनकी माँ ने अनेकों अंग्रेजी किताबों का अनुवाद तमिल भाषा में किया है। खुले विचारों और शिक्षित तमिल परिवार में जन्म लेने वाले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नेफ्यू थे चंद्रशेखर वेंकट रमन के। जी हाँ, 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन के नेफ्यू हैं हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। 19 वर्ष की आयु में ही सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने तारों के जीवन के बारे में बहुत से रहस्यों को जान लिया। लेकिन इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में
उनके शोधों को वो प्रोत्साहन नहीं मिला, वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ऐसे में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हतोत्साहित होने लगे। लेकिन तभी उनके जीवन में प्रवेश किया एडिंगटन ने। एडिंगटन ने न केवल उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनकी थ्योरी को समझा भी। लेकिन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की कहानी शायद किसी फिल्मी कहानी की भांति ही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को एडिंगटन ने प्रोत्साहित किया, वो अपने काम में आगे तो बढ़े, लेकिन एक दिन जब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वैज्ञानिकों की एक सभा के सामने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करना था, तब उन्हें पता चला कि एडिंगटन भी उसी विचार पर बोलने वाले हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सोचा कि एडिंगटन साहब उनके विचार को और ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे, वो चंद्रशेखर का साथ देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। चंद्रशेखर ने जब अपने विचार वैज्ञानिकों की सभा के सामने रखे, उसके बाद एडिंगटन ने कहा कि सुब्रमण्यम के ये विचार अस्तित्वहीन हैं। एडिंगटन ने इनकी थ्योरी को कतई मना कर दिया। लोग एडिंगटन की बातों से शायद उस समय पूर्णतः सहमत नहीं थे, लेकिन एडिंगटन उस समय के एक महान वैज्ञानिकों में शुमार थे। एडिंगटन के कद और उनकी प्रतिष्ठा के कारण कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया। यहां तक कि चंद्रशेखर सुब्रमण्यम भी उस सभा में एडिंगटन के बाद कुछ नहीं बोल पाए। और ऐसे ही सालों तक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की थ्योरी, उनके सिद्धांत का मजाक उड़ाते रही, और इसी के साथ ये जो दुनिया है, ये उनके सिद्धांत को प्रोत्साहन भी नहीं देने वाली थी। ऐसे में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपने शोध तो नहीं छोड़े, हाँ, परंतु वो फिर से एक बार हतोत्साहित जरूर हो गए थे। लेकिन हालांकि 1950 और 1960 के दशक में जब इस दुनिया को वास्तव में ब्लैक होल जैसी थ्योरी के बारे में पता चला, जब इस दुनिया ने जाना कि वास्तव में तारों की जो डेथ है, जो स्टार्स हैं, वो व्हाइट ड्वार्फ के अलावा कुछ और भी बन सकते हैं, तब इनकी थ्योरी को न केवल सम्मान मिला, बल्कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर न केवल अपनी चंद्रशेखर लिमिट के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इन्होंने भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में बहुत से शोध किए हैं। चंद्रशेखर लिमिट, ये चंद्रशेखर लिमिट आपको बताती है कि कोई भी तारा ब्लैक होल बन सकता है या नहीं। इनकी ये लिमिट है 1.5 सोलर मास। अगर कोई भी तारा जिसका द्रव्यमान 1.5 सोलर मास से ज्यादा है, तो फिर वो व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा, फिर वो क्या बनेगा, फिर वो आप लोगों के लिए एक ब्लैक होल बन सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी तारा ब्लैक होल बन सकता है या नहीं, इसके बीच की मर्यादा, इसके बीच की लिमिट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी, और इसीलिए हम इसे चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। आज ना केवल भारत बल्कि विश्व भर में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अपने इन्हीं शोधों के लिए विख्यात हैं। अनेकों अंतरराष्ट्रीय जो लैब हैं, उनके नाम चंद्रशेखर के नाम पर रखे जाते हैं। अनेकों एस्ट्रॉइड यानी कि शुद्ध ग्रहों के नाम भी चंद्रशेखर के नाम पर रखे जाते हैं। ऐसे महान वैज्ञानिक को शायद आज भी उतनी ख्याति नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी, पर उनके कार्य, उनके शोध बहुत ज्यादा महान हैं। आज जब 21वीं शताब्दी में हम यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी जैसे किसी भी क्षेत्र में ब्लैक होल का अध्ययन करते हैं, जब हम जानते हैं कि ब्लैक होल 3 प्रकार के हैं, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इसमें हम जब भी अध्ययन करते हैं चंद्रशेखर लिमिट का, तब हमें याद करना चाहिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, जो वास्तव में ये बताने के काबिल थे कि कोई भी तारा ब्लैक होल कब बन सकता है और कब नहीं। मैं आशा करती हूँ आज मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके बहुत ज्यादा काम भी आएगी। थैंक यू।